हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश जीके से बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम, जो भी यूपी में एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके काम की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। सबसे पहला सवाल देखिए, खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, गोपीचंद या दारा सिंह? तो आपको पता होगा, खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। अच्छा, किसके याद में? तो याद रखना, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, है ना। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन कब है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को जन्मदिन है और 1905 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, याद रखना। अब नया नाम क्या है? इनका नया नाम इलाहाबाद का प्रयाग है, याद रखना ये चीज़ भी। इलाहाबाद का नया नाम प्रयाग हो गया। अच्छा, एक राजपूत परिवार में हुआ था, उन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पे याद किया जाता है। याद रखना कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है ना। और जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयाग, इलाहाबाद में। कब? 29 अगस्त 1905 को। सवाल नंबर 2 देखिए, समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभ आरंभ किस राज्य में किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बात है 12 मई 2015 की, जब शुरू किया गया था क्या? समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभारंभ किया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिए, उस टाइम जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री थे वो थे अखिलेश यादव जी, है ना। अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव, उनके टाइम में ये शुरू हुआ था 12 मई 2015 को। और समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभारंभ, क्योंकि समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं अखिलेश यादव जी, तो सही आंसर है डी विकल्प इस सवाल का, ठीक है ना भैया। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य बस यात्रियों को इस योजना का उद्देश्य था बस यात्रियों को उचित मूल्य पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, फतहु उस सलातीन का लेखक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया। इस पुस्तक में गजनवी वंश के, है ना, इस पुस्तक में गजनवी वंश के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक का काव्यात्मक इतिहास लिखा गया है। तो इसका जो लेखक था ना, वो कौन था? तो वो सही आंसर जाएगा इसामी, इसका लेखक था, है ना। फतहु उस सलातीन का लेखक इसामी था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नार पिया को भानी, तन को सागरा ज पानी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक नार पिया को भानी, ताको तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्तियां किस भाषा की है? तो याद रखना दोस्त, ये पंक्तियां हैं ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। तो सही आंसर इस सवाल का जाएगा ए विकल्प। जो ब्रज भाषा है ना, आधुनिक ब्रज भाषा, ये 1 करोड़ लगभग 23 लाख जनता के द्वारा बोली जाती है और इससे अधिक, और लगभग जो फैली हुई है 38,000 वर्ग मील में फैली हुई है ब्रज भाषा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पे? तो बताइए कहाँ पे हुई थी? सही आंसर जाएगा प्रतापगढ़। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में हुई थी 17 अक्टूबर 1920 को। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में किसके द्वारा किया गया था? गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1917 में किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक ना। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा और गौरी शंकर मिश्र आदि के प्रयासों से हुआ था।
महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के सवाल पर किसान सभा में मतभेद प्रकट होने लगे थे और अवध के किसान नेताओं ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा से नाता तोड़कर अवध किसान सभा का गठन कर दिया। तो अवध किसान सभा पूछे तो 1920 याद रखना, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश किसान सभा पूछे तो 1917 मोतीलाल नेहरू और अन्य। आगे बढ़िए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा आगरा। पेठा नगरी ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। यमुना नगरी मतलब यमुना नदी के किनारे पे ये लगा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश राज को समाप्त करने के उद्देश्य से लेकर गठित एक क्रांतिकारी संगठन था और 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। तो डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देशन में हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर की जो खोज है ये किसके निर्देशन में? तो वाई डी शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। ए विकल्प सही हो जाएगा। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और ये जो आलमगीरपुर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये मेरठ जिले, है ना, मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में किसके द्वारा की गई थी? वाई डी शर्मा का मतलब है यज्ञ दत्त शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा, है ना, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, ये भारत सेवक समाज के द्वारा की गई थी। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी है हिंडन और इस नदी पर स्थित है पुरास्थल जिसका खोज किया गया था 1958 में, है ना। कौन सा है? आलमगीरपुर। याद रखना ये चीज़। आलमगीरपुर गंगा यमुना में पहला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए थे। यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। यहाँ से मिट्टी के बने बर्तन, मनके के पिंड मिले हैं। यहाँ एक गर्त से रोटी, बेलन की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, किंतु मात्र देवी की मूर्ति और मुद्राएं यहाँ से नहीं मिली हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंडन नदी पर सैंधवकालीन आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने कब की थी? तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं मैं। ए विकल्प सही है, 1958 में की थी। आगे बढ़िए, अगला सवाल है ए नगरी का धर्मोपाला या ए नगरी का धर्मापाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, उनका संबंध किससे है? जरा बताइए किससे है। तो ए नगरी का धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, उनका संबंध है बौद्ध धर्म से। डी विकल्प राइट है। महान बौद्ध दार्शनिक और श्रीलंका के दूरदृष्टा श्रीमंत, है ना, श्रीमंत कहाँ के? ये थी श्रीलंका के दूरदृष्टा श्रीमंत, है ना, ए नगरी का धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हर्ष के समय में कन्नौज को क्या नाम दिया गया था? तो याद रखना, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। ये ए विकल्प के तौर पे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी की बात है ना। सम्राट हर्षवर्धन के अधीन अपनी महिमा के शिखर पर पहुंच गया था, है ना। ये जो साम्राज्य था उस समय इसने अपनी भव्यता और समृद्धि के कारण महोदय श्री का नाम जो है वो कमाया था, ठीक है ना भैया। चलो, कन्नौज का नगर महोदय श्री, ए विकल्प सही है। आगे बढ़िए, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिलिका बालू खनिज का उत्पादन होता है? इलाहाबाद। और नया नाम क्या है दोस्त? इसका नया नाम है प्रयाग, है ना। पहले भी नाम प्रयाग था लेकिन फिर इलाहाबाद कर दिया, फिर इसे प्रयाग ही कर दिया गया। तो देखिए, सिलिका सैंड खनन एवं उच्चीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के लालपुर, इलाहाबाद में भी कहाँ पे है? लालपुर, लालपुर कोल्लाई, लालपुर कोल्हाई, याद रखना कोल्हाई क्षेत्र में कार्यान्वित है। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
सारनाथ में धर्मराज के स्तूप का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के तौर पे माना जाएगा, है ना। धर्मराजी का स्तूप जो है तक्षशिला संग्रहालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ये याद रखिएगा, आप लोग पूछ सकता है, ठीक है ना भैया। चलिए देखिए, धर्मराजी की एक विशाल बौद्ध स्तूप है जो तक्षशिला क्षेत्र में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था, यानी कि 3 BC में कराया था, याद रखिएगा। इस स्थल को मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक दक्षिण का स्तूप और एक उत्तर में मठ का स्तूप। आगे बढ़ते, साकेत अर्थात अयोध्या किस महाजनपद की राजधानी रहा है, बताइए जरा। तो देखिए, साकेत अर्थात अयोध्या ये कौशल महाजनपद की राजधानी रहा है। विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कौशल, है ना, कौशल यानी कि पहले लिखा जाता था कौशल कुछ इस प्रकार से, और ये रहा इसका कौशल, है ना, ये कौशल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के आसपास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत वर्तमान अयोध्या और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। ये भी पूछ सकता है द्वितीय राजधानी कहाँ पे थी, तो द्वितीय राजधानी थी दोस्त श्रावस्ती। आगे बढ़ते नेक्स्ट, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर जाएगा अंबिका चरण मजूमदार ने। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सही आंसर गया आप लोगों का, वो गया डी विकल्प के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया था, सत्यभक्त ने। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया था कानपुर में, उत्तर प्रदेश के। और ये कब आयोजित किया था, है ना, ये कब आयोजित किया था, या फिर आप लोगों से पूछे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ये याद रख सकते हैं। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे भाकपा कहते हैं, भाकपा, है ना, भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना जो की गई थी 26 दिसंबर 1925 को की गई थी। और ये कहाँ पे की गई थी दोस्त, कानपुर में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। आप लोगों से पूछे किस किस ने की थी, तो M.N. राय ने ये स्थापना की थी 26 दिसंबर 1925 को। आगे बढ़िए, सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो जिसने सड़क सुरक्षा नीति लागू की है वो पहला राज्य उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजधानी लखनऊ है, आप लोगों को पता होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय 1866 में गठित हुआ था, वो कहाँ पे है, तो वह इलाहाबाद प्रयाग में। आगे बढ़िए, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोगों को लगभग पता चल चुका है, 1905 में, है ना। वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था। वाराणसी में संपन्न हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये भी आप लोग अपने दिमाग में जोड़ के याद रखो। आगे बढ़ते हैं, वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है। विकल्प यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्री साफे किदवई किस भाषा के पत्रकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी जीके से। तो वरिष्ठ पत्रकार श्री साफे जो किदवई हैं ये किस भाषा के पत्रकार थे, तो दोस्तों साफे नाम आपको पता है मोमडन का सा लग रहा है, तो सही आंसर जाएगा बी विकल्प, है ना। देखिए, पत्रकार श्री साफे किदवई उर्दू भाषा के पत्रकार। साफे किदवई को उर्दू अकादमी ने 2016 के लिए 1.5 लाख रुपए के अमीर खुसरो अवार्ड से नवाजा था, है ना। अमीर खुसरो अवार्ड दिया था इन्हें, खुसरो अवार्ड कब, 2016 का। और कितने लाख रुपया दिए थे, 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए दिए थे। प्रोफेसर जो किदवई थे ना, इन्होंने अंग्रेजी व उर्दू में कुल मिला के 12 पुस्तकें प्रकाशित की थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ गया भाई, तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी की ने जो विलय नीति शुरू की थी वो 1856 की बात है, जब अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था। विकल्प ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपको पता है भाई, बड़ा जिला इलाहाबाद ही है, इलाहाबाद या प्रयाग।
विकल्प ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज की जो जनगणना 2011 में हुई तो उस समय 1342229 ये जनसंख्या थी वहाँ की। ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए बेलन की घाटी से भी, सिंगरौली घाटी से भी, चकिया घाटी से भी, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। राज्य में परमाणु विद्युत योजना कहाँ पर स्थापित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना ये चीज़। तो देखिए राज्य में परमाणु विद्युत परियोजना नरौरा, जो कि बुलंदशहर जनपद में स्थित है, नरौरा वहाँ पे है। नरौरा ताप विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 से कार्य करना आरंभ कर दी थी, है ना। और दूसरी जो इकाई है वो 1 जुलाई 1992 से उसने काम करना शुरू किया था। प्रत्येक इकाई की क्षमता जो रखी गई है 220 मेगावाट रखी गई है, याद रखना, एमवी मेगावाट विद्युत है। आगे बढ़िए, राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी 1921 यानी कि 1921 में हुई थी दोस्त। ठीक है ना। देखिए काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 को वसंत पंचमी के पावन अवसर पर, है ना, बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा भदैनी वाराणसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये थी भदैनी, वाराणसी में, वाराणसी जनपद में भदैनी नामक स्थान था, वहाँ पे हुई थी। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। देश रत्न शिव प्रसाद जी ने राष्ट्रवादी शिक्षाविद होने का गौरव प्राप्त किया था। इसी दौरान राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति कहाँ पे? तो वो अहिछत्र, है ना, अहिछत्र से प्राप्त हुई है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के अहिछत्र स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। अहिछत्र अथवा अहिक्षेत्र, या तो अहिछत्र बोल दो या फिर अहिक्षेत्र भी बोल सकते हो, दोनों ही बात एक ही है। अहिक्षेत्र, है ना। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आंवला तहसील में स्थित है। दिल्ली से अलीगढ़ लगभग 126 किलोमीटर तथा अलीगढ़ से बरेली मार्ग, है ना, यानी आंवला स्टेशन लगभग 135 किलोमीटर के आसपास है। आंवला स्टेशन से ही छत्र की जो दूरी है वो लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ी, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? महिलाओं की जनसंख्या कितनी है अगर हम लोग देखें तो महिलाओं की जनसंख्या ये आप लोग देख लीजिएगा कितनी है। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,49,85,062, 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 47.6% महिलाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए मोहम्मद गोरी के समय जयचंद, याद रखना, मोहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक था जयचंद। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का राजा जयचंद था। जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वो गहरवार राठौड़ राजवंश से संबंधित थे, जिसे अब गहरवार राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 30, मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबंधित था और एशिया से जुड़ा हुआ था? रेशम मार्ग से संबंधित कौन सा था? तो सही आंसर है मथुरा, है ना, और एशिया से जुड़ा हुआ है। ए विकल्प, विकल्प डी बिल्कुल आप लोगों का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। 102 सेवा संबंधित है किससे? जरा बताइए 102 किससे संबंधित सेवा है? ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए 102 है एम्बुलेंस सेवा। जब किसी की चोट वगैरह लग जाती है तो फटाफट से एम्बुलेंस को 102 पे कॉल करके बुलाया जाता है। 112 पुलिस का नंबर है और 100 भी पुलिस का ही नंबर है। आगे, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो ये कहाँ पर दी थी? तो सही आंसर, ये जो अनुमति दी थी वो वैशाली में दी थी। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। वैशाली में ही स्थिवर आनंद के प्रयासों से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध भिक्षुणी
बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली, आम्रपाली ने बुद्ध को यही दान दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई इसी क्रम में सवाल नंबर 33 की तरफ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थल पर प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब है दोस्त मृत्यु, है ना। मृत्यु कहाँ प्राप्त हुई थी? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध को किसकी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, है ना। तो वर्तमान में यह कुशीनगर में ही आता है। विकल्प यहाँ डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए महाजनपद काल के समय में दक्षिण पांचाल में, है ना, किसकी काम्पिल्य, याद रखना महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की जो राजधानी थी काम्पिल्य थी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांचाल की राजकुमारी होने के कारण पांचाली भी कहा जाता था। कनिंघम के अनुसार वर्तमान रोहेलखंड उत्तर पांचाल और दो आब दक्षिण पांचाल था। वर्तमान में पांचाल रोहेलखंड का प्राचीन नाम था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है। विकल्प यहाँ आपका डी, सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नहीं सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सही आंसर आप लोगों का इसका ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना ये चीज़ जो 1888 ईस्वी में, है ना, यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने की थी। विकल्प यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिसंबर 1925। और दिसंबर 1925 में भी 26 दिसंबर 1925, है ना भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक साम्यवादी दल था। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन 1942, याद रखना ये चीज़, है ना। और इस समय बलिया शहर में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1942 में। विकल्प यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो उसका नाम था चित्तू पांडे। विकल्प आप लोग का ए बहुत बढ़िया और राइट हो जाएगा इस सवाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपसर्ग कहाँ पे दिए थे? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो देखिए सारनाथ में भारत के ऐतिहासिक विरासत का ऐतिहासिक परचम लहराया है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं पे दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पे हुआ था? तो देखिए कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल, है ना। तो सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 563 बीसी के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे बढ़ते। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है दोस्त, उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन करने वाले जिले का नाम क्या है? तो बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित होता है वो बांदा और वाराणसी में उत्पादित होता है। विकल्प यहाँ आप लोग का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बॉक्साइट बांदा, चंदौली, ललितपुर जनपदों में पाया जाता है।
आगे बढ़ते, बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ पे थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की जो राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु। विकल्प 45 नंबर के लिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। प्राचीन काल में प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आपसे पूछ सकता है प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो कानपुर व लखनऊ में है प्राणी उद्यान। उद्यान का मतलब आप लोग समझ जाइए, बाग बगीचे से संबंधित होता है, ठीक है ना भैया। चलिए, तो कानपुर का जूलॉजिकल पार्क, कानपुर भारत के सबसे पुराने जूलॉजिकल पार्कों में से एक है। यह 4 फरवरी 1974 ईस्वी को जनता के लिए स्थापित और खोला गया था। जूलॉजिकल पार्क का क्षेत्रफल लगभग 76.56 हेक्टेयर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी दोस्त मथुरा थी, याद रखना, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो ऑलरेडी कर चुके हैं, सूरसेन महाजनपद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो जहाँ जनसंख्या का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जिसे छोटा दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सही आंसर यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। और गाजियाबाद में लगभग 3971, है ना, व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816, संत रविदास नगर में 1555 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। आगे बढ़ते, प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू द अगर हम बात करें प्रदेश की कुल साक्षरता जो कि आपके 2021 के आंकड़ों के अनुसार, तो लगभग 69.72, 69.72%। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है ना भैया। तो ये 50 सवाल प्लस फैक्ट थे जो कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तर प्रदेश जीके से। इसी प्रकार आगे भी आप लोगों को हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। फिलहाल जय हिंद।